गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और आप लोग कैसे हैं भाई? देखिए, इसके पहले जो हम लोगों का सेशन जो हिस्ट्री का चल रहा था, तो जो पहले का 2 चैप्टर जो हम लोगों ने किया, स्टोन एज और ताम्रपाषाण काल, जिसमें आपका हड़प्पा सभ्यता भी इंक्लूड है, तो वहाँ तक तो मैंने ओवरऑल पढ़ाने की ही कोशिश की मोटे तौर पे, ताकि वो चैप्टर आप लोगों के समझ में आए। क्योंकि उस चैप्टर को समझने में थोड़ी परेशानी होती है, और वो अगर इंटरेस्टिंग लगे और ये लग रहा हो कि नहीं एकदम काम का इन्फॉर्मेशन है, तो मेरा उद्देश्य भी सफल हो जाता है। लेकिन अब जो हम लोग आगे चर्चा करेंगे, वहाँ पे चर्चा सिर्फ क्वेश्चन बेस्ड करेंगे। यानी मान लिया जाए कि अगर हम लोगों को अभी एक नया टॉपिक शुरू करना है, वैदिक काल, और वैदिक काल में हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल को भी और उत्तर वैदिक काल को। तो वैदिक काल में जो तमाम छोटा छोटा जितना भी टॉपिक बनता है, उस टॉपिक से क्वेश्चन क्या पूछता है, हमारी चर्चा उसी मुद्दे पे होगी, ठीक है? ताकि आप लोगों के एग्जामिनेशन को देखते हुए आप लोगों के लिए भी यूजफुल हो जाए, और हमारा भी जो उद्देश्य है वो पूरा हो कि भाई आप लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचे जो क्वेश्चन में बनता है, ठीक है? और अगर ये यूजफुल लगता है कि नहीं बहुत बेहतर है, तो भाई सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलिए, वो करते रहिए, और ये क्लास लगातार आप लोगों को मिलता रहेगा। तो आज हम लोग जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं, वो आज है वैदिक पीरियड, ठीक है? वैदिक काल। वैदिक काल, ठीक है? और ये वैदिक काल का जो काल निर्धारण हुआ है वो 1500 BC टू 600 BC, ठीक है? अब देखना है कि सबसे पहले वैदिक संस्कृति के जो जनक हैं, जो फाउंडर हैं, वो क्या कहलाते हैं? आर्य कहलाते हैं। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। यानी संस्कृति विशेष के नाम पर इस टॉपिक का नामकरण है, इस कल्चर का नामकरण है क्या? वैदिक संस्कृति, यानी वैदिक काल, ठीक है? तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, वैदिक पीरियड जब हम पढ़ते हैं, चूंकि इस कल्चर के प्रणेता आर्य हैं, तो जो हमारा एक क्वेश्चन बनता है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया कि वैदिक आर्य कहाँ के निवासी हैं, मूल निवास स्थान आर्यों का कहाँ है, ठीक है? और यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन बनता है, वो कभी कभी क्वेश्चन बनता है सुमेलित करें, ठीक है? या कभी कभी पूछता है कि आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव, आर्यों का मूल निवास स्थान सप्तसैंधव प्रदेश, आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया, आर्यों का मूल निवास स्थान दक्षिणी रूस। अभी तक के क्वेश्चन को देखेंगे, यही पूछता रहा है। या तो सुमेलित करें क्वेश्चन पूछा है, या किसने कहा कि आर्यों का मूल निवास स्थान दक्षिणी रूस है, किसने कहा आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ है, मध्य एशिया है, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो क्या है? आर्यों का मूल निवास स्थान, ठीक है? आर्यों का मूल निवास स्थान। यहां पे एक ध्यान रखिएगा, अभी तक जो क्वेश्चन पूछता रहा है वो उत्तरी ध्रुव से क्वेश्चन पूछा है। किसने कहा कि आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव? दूसरा, सप्त सैंधव प्रदेश से क्वेश्चन पूछा है। तीसरा, मध्य एशिया से क्वेश्चन पूछता रहा है। या नेक्स्ट, दक्षिणी रूस से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? ध्यान रखिएगा कि चूंकि ऋग्वेद में एक स्थान पर दीर्घकालीन उषा का जिक्र है, लंबे समय के दिन का जिक्र है, इसीलिए बाल गंगाधर तिलक का मानना है कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ? उत्तरी ध्रुव। ध्यान में रखिएगा। सप्तसैंधव प्रदेश, चूंकि ऋग्वेद में कई स्थलों पर सप्तसैंधव प्रदेश का जिक्र हुआ है, और ऋग्वैदिक कालीन आर्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी भी क्या थी? सिंधु नदी। यानी आप कह सकते हैं कि तत्कालीन दौर में गंगा यमुना की महत्ता स्थापित नहीं हुई, क्योंकि पंजाब क्षेत्र उनका मूल निवास स्थान था, इसलिए
उस वक्त जो महत्ता थी वो सिंधु नदी की थी। सब संधप प्रदेश का बार बार जिक्र हुआ। इसीलिए एक विद्वान है जिनका नाम है अविनाश चंद्र राय। अविनाश चंद्र राय, इनका मानना है कि आर्य मूल रूप से कहाँ के निवासी? सप्त संधप प्रदेश के निवासी। ठीक है। तीसरा याद रखिएगा, मध्य एशिया। मध्य एशिया क्यों? इसलिए कि आपने पढ़ा होगा ईरानी धर्म ग्रंथ जैन अवेस्ता। ठीक है। उसके सब्जेक्ट मैटर, उसकी भाषा, जो उस लिटरेचर में देवी देवता का उल्लेख हुआ है, जिस वातावरण का जिक्र हुआ है, वो ऋग्वेद के शब्द से, तकनीकी शब्द से, देवी देवता के उल्लेख से काफी साम्यता रखता है। यही वजह है कि इनका मानना है, किनका? मैक्स मुलर का, कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ? तो आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया। ठीक है। लेकिन और भी कई ऐसे विद्वान हैं जो बोलते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान स्कैंडिनेविया है। ठीक है। या कुछ ऐसे ही विद्वान हैं जो कहते क्या है कि आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य भारत है, राजबली पांडे कहते हैं। लेकिन अक्सर क्वेश्चन यही से पूछता है, कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान दक्षिणी रूस, और अभी तक कहिए तो विवाद का मुद्दा है, लेकिन कई इतिहासकार इसे परफेक्ट मानते हैं। दक्षिणी रूस मानने वाले विद्वान का नाम है गॉर्डन चाइल्ड। ठीक है। जो भाषाई आधार पर ऋग्वेद में जिस प्रकार के वातावरण का जिक्र हुआ है, उसके आधार पर ऋग्वैदिक कार्य चूंकि घोड़े से वाकिफ थे, रथ से वाकिफ थे, उसकी प्राचीनता के आधार पर यह साबित करने का प्रयास करते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान यूरेशिया, दक्षिणी रूस का एरिया है। ठीक है। तो अक्सर यहां से क्वेश्चन या तो सुमेलित करें पूछता है, या किसी एक मुद्दा पे पूछ सकता है कि किसने कहा कि आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव, किसने कहा आर्यों का मूल निवास स्थान सप्त संधप प्रदेश, इसको देखना है। ठीक है। चलिए, ये आपका हुआ क्या? मूल निवास स्थान से संबंधित अगर क्वेश्चन बनता है आप आंसर कर सकते हैं। दूसरा जो टॉपिक आपका बनता है वो बनता क्या है? काल निर्धारण। काल निर्धारण, जैसे अभी अभी आपने लिखा या मैंने बताया कि वैदिक संस्कृति 1500 बीसी से 600 बीसी। ये 1500 बीसी क्यों? ये 1500 बीसी क्यों? क्या वजह है कि आर्यों की संस्कृति के डेवलपमेंट का ये तिथि निर्धारित किया गया? इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। ढेर सारे स्रोत हैं, यहां पे ढेर सारे स्रोत हैं जिसमें चर्चा होती है बोगज कोई लेख की। बोगज कोई लेख, याद रखिएगा, बोगज कोई लेख कहां? एशिया माइनर, और ये लेख है अबाउट 1400 बीसी की। ठीक है। ऐसे और भी अन्य कई स्रोत हैं, जैसे एक हिटाइट ग्रंथ है जिसका नाम है अश्व प्रदक्षिणा। ठीक है। या एक और लिटरेचर ईरानी धर्म ग्रंथ है जिसका नाम है जैन अवेस्ता। ठीक है। अभी तक अगर आप गौर से देखेंगे तो क्वेश्चन जब भी पूछा गया बोगज कोई लेख से पूछा गया। स्पष्ट है? जैन अवेस्ता कहा जाता है कि इसका जो प्रारंभिक भाग है वो अबाउट 1500 बीसी के लगभग का है, और जैन अवेस्ता में उल्लेखित देवी देवता या इसकी भाषा, इसके सब्जेक्ट मैटर ऋग्वेद से मिलते हैं। इसलिए लगता है कि इस क्षेत्र में जो आर्य हैं यहीं से एक शाखा कहाँ आ गई? भारत आ गई, और इस आधार पे 1500 बीसी काल निर्धारण किया गया। ठीक उसी प्रकार हिटाइट ग्रंथ अश्व प्रदक्षिणा, इसके राइटर का नाम है किकुली। इसका एक चैप्टर है रथावर्तन, घूमता हुआ पहिया। इस लिटरेचर के तकनीकी शब्दों के साम्यता के आधार पर भी इतिहासकार साबित करते हैं आर्यों का मतलब आगमन कब हुआ, तो 1500 बीसी। लेकिन अक्सर क्वेश्चन पूछता है बोगज कोई लेख से। याद रखिएगा, ये जो बोगज कोई लेख है, यहां पे दो शासक हैं, एक का नाम है हिटाइट और दूसरे का नाम है मित्तानी। ठीक है। ये दोनों के बीच हुए संधि, ये लेख संधि पत्र के रूप में है, जिसे ये संधि किया गया कुछ देवी देवता को साक्षी मानकर, जिसमें जिक्र है इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का। ठीक है। इसी देवता को साक्षी मानकर दोनों के बीच संधि हुई। ये लेख 1400 बीसी का है,
और इंद्र वरुण मित्र नासत्य, ये ऋग्वैदिक काल के भी देवता है, ऋग्वेद में भी इनका जिक्र हुआ है। इस साम्यता के आधार पर आर्यों के मूल निवास, आर्यों का जो काल निर्धारण किया गया वो क्या किया गया, 1500 BC किया गया। ठीक है, तो यहां पे आपका जो क्वेश्चन बनता है मूल रूप से बोगज कोई लेख से बनता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछता है बोगज कोई लेख में किस देवता का जिक्र हुआ, इंद्र वरुण मित्र और नासत्य। नासत्य अश्विन को कहा गया है। ठीक है, चलिए ये हुआ दूसरा जो आपका क्वेश्चन जहां से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगला देखिएगा। अब देखना है कि जो ये हम वैदिक काल पढ़ेंगे तो वैदिक काल के अध्ययन का स्रोत क्या है। वैदिक काल के अध्ययन का स्रोत क्या है, सामान्य तौर पे देखते क्या है, दो स्रोत की हम लोग चर्चा करते हैं। एक पुरातात्विक स्रोत की चर्चा करते हैं और दूसरा साहित्यिक स्रोत की चर्चा करते हैं। ठीक है, लेकिन इस काल की जानकारी का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो क्या है, साहित्यिक स्रोत है। और साहित्यिक स्रोत में भी महत्वपूर्ण क्या है, वेद। ध्यान रखेंगे, यही काल है जब वेदों की रचना होती है। अब यहां पे क्वेश्चन एक बनता है, कभी कभी क्वेश्चन बनता है वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो वेद का शाब्दिक अर्थ, चूंकि वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुई है और विद धातु, विद का मतलब क्या होता है, ज्ञान। ठीक है, इसका मतलब वेद क्या है, वेद ज्ञान का अक्षय भंडार है, इसलिए इसको वेद कहा गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, वेद के अन्य नाम भी हैं, वहां से भी आपका क्वेश्चन बनता है। वेद का अन्य नाम क्या है, अगर दूसरे नाम की बात करें जहां से क्वेश्चन पूछा गया तो एक नाम है श्रुति। इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया। श्रुति कहने का मतलब हुआ, आप ऐसे सोचिए कि ऋग्वैदिक काल में लोगों को स्क्रिप्ट की जानकारी नहीं थी, जो भी ज्ञान था श्रवण परंपरा के आधार पर सुरक्षित था, शिक्षा का स्वरूप मौखिक था। चूंकि लंबे समय तक सब्जेक्ट मैटर को सुनकर याद रखा गया, बाद में इसका संकलन होता है, इसलिए वेद को क्या कहा गया है, श्रुति कहा गया है। ध्यान रखिएगा। दूसरा, वेद को त्रयी भी कहा गया। अभी तक त्रयी क्वेश्चन नहीं पूछा, श्रुति से कई बार क्वेश्चन पूछा है। यह ध्यान रखिएगा, त्रयी इसलिए कहा गया कि वेद की जो शैली है ये पद्यात्मक भी है, वेद की शैली गद्यात्मक भी है, और वेद की शैली क्या है, गेय रूप में है। आप इसे गा सकते हैं। अगर आप सामवेद को देखें तो सामवेद के मंत्रों के दो वर्ग होते हैं, एक को आर्चिक कहते हैं, दूसरे को गान कहते हैं। आर्चिक यज्ञ के अवसर पर गाया जाने वाला मंत्र और गान पूजा के अवसर पर गाया जाने वाला मंत्र। इसका मतलब ये चूंकि तीन शैली में है, इसलिए वेद को क्या कहते हैं, त्रयी कहते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, वेद को निगम भी कहा गया है। क्यों निगम, इसलिए कहा गया कि यह गंभीर अर्थ वाले मंत्रों का संकलन है। ठीक है, और आधुनिक अर्थ में वेद को हम क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं। इसलिए क्वेश्चन अभी तक देखेंगे या तो श्रुति से पूछा है या क्वेश्चन संहिता से पूछा है। ऐसे वेद को अमनाय भी कहते हैं, समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाला ग्रंथ। इसलिए ध्यान रखिएगा कि अगर यहां से क्वेश्चन बनता है तो वेद से बन सकता है, श्रुति से बन सकता है, त्रयी से बन सकता है, निगम से बन सकता है या संहिता से बन सकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। अब अगर देखा जाए तो इस वैदिक काल का भी वर्गीकरण किया गया। ठीक है, वैदिक काल का क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया। क्यों, चूंकि 1000 BC को अगर हम डिमार्केशन लाइन मान लें तो 1000 BC के लगभग में राजनैतिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे और धार्मिक स्तर पे परिवर्तन आ गया, व्यापक परिवर्तन देखने को मिलता है। इसीलिए इस वैदिक काल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक को कहते हैं ऋग वैदिक काल और दूसरे को कहते हैं उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल। ये आपको याद होगा, ऋग वैदिक काल कब से कब तक, तो 1500 BC से लेकर क्या 1000 BC तक। और ये भी आपको याद होगा क्या, 1000 BC से लेकर कब तक, 600 BC का दौर उत्तर वैदिक काल, लैटर वैदिक पीरियड। ठीक है, लेकिन यहां एक चीज ध्यान रखिएगा, ऋग वैदिक काल की जानकारी के भी दो स्रोत, एक पुरातात्विक और दूसरा क्या, साहित्यिक। ध्यान रखिएगा, ऋग्वैदिक काल की जानकारी का एकमात्र साहित्यिक स्रोत है जो महत्वपूर्ण स्रोत है, उसे कहते हैं हम क्या, ऋग्वेद।
वेद अनुक्रम का पहला वेद। और पुरातात्विक स्रोत के रूप में देखें, दो मृदभांड की चर्चा होती है, एक OCP और दूसरा BRW। ऋग्वैदिक आर्यों का जो मृदभांड है, मिट्टी का बर्तन है, वो क्या है? अकर्ड कलर्ड पॉटरी या ब्लैक एंड रेड वेयर। अकर्ड कलर्ड पॉटरी कहने का मतलब हुआ क्या? गेरू बर्नी मृदभांड। और BRW कहने का मतलब क्या हुआ? काला लाल मृदभांड। ठीक है, यही मृदभांडीय संस्कृति पुरातात्विक संस्कृति के रूप में मैं इसलिए बताया कि अक्सर क्वेश्चन पूछता है, एक तरफ मृदभांड देता है, दूसरी तरफ देगा काल, किस पीरियड का वो मृदभांड है। ब्लैक स्लिप रेडवेयर मतलब हड़प्पा सभ्यता, OCP BRW इसका मतलब ऋग्वैदिक काल। अगर यही देता है PGW पेंटेड ग्रेवेयर, इसी को कहते हैं चित्रित धूसर मृदभांड। ये क्या है? पुरातात्विक स्रोत है उत्तर वैदिक काल का। और यही उत्तर वैदिक काल का जो साहित्यिक स्रोत है, इसमें 3 अन्य वेद आ जाएंगे, याद रखिएगा। यानी यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उत्तर वैदिक काल की रचना। वेद को सहज रूप से समझने के लिए ब्राह्मण साहित्य की रचना हुई, जिसकी कुल संख्या है 8। यह भी उत्तर वैदिक काल का स्रोत। उसके बाद अरण्यक साहित्य की रचना हुई, जिसकी संख्या है 6। और उपनिषद की रचना हुई, जिसकी मान्य संख्या 108। ये उत्तर वैदिक काल का स्रोत है। मैं इसलिए बताया, यहां पे अक्सर क्वेश्चन पूछता है OCP BRW किससे रिलेटेड? ऋग्वैदिक काल से। PGW किससे रिलेटेड? उत्तर वैदिक काल से। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए तो पढ़ते हैं फर्स्ट क्या? ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल यानी 1500 BC टू क्या 1000 BC का दौर, ये ऋग्वैदिक काल है। अब सबसे पहले अगर यहां पे हम लोग देखेंगे तो क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले यहां पे हम लोग चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण स्रोत का। अभी जस्ट महत्वपूर्ण स्रोत हम लोगों ने बात किया OCP BRW, लेकिन इसका जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो क्या है? लिटरेरी स्रोत है, जिसका नाम क्या है? ऋग्वेद। अब सबसे पहले देखिएगा ऋग्वेद से क्या क्वेश्चन अभी तक बना। गौर करके देखेंगे, ऋग्वेद से अगर क्वेश्चन बना तो ऋग्वेद के मंडलों की रचयिता से क्वेश्चन बना, ऋग्वेद की शैली से क्वेश्चन बना, या कभी कभी ऋग्वेद के महत्वपूर्ण सूक्त से क्वेश्चन बना। ध्यान रखिएगा, अगर ऋग्वेद से क्वेश्चन बन रहा है तो आप गौर करके आप लोग जानते होंगे कि ऋग्वेद में जो मंत्र है क्या 10,552। ठीक है, मंत्रों का संकलन क्या कहलाया? सूक्त कहलाया। कितना? 1028। और सूक्तों का संकलन क्या कहलाया? मंडल कहलाया। ये संख्या कितनी है? 10। ध्यान रहेगा, ये पहले कई बार क्वेश्चन पूछा, कितने सूक्त पूछने का चांस कम है, लेकिन ये आप सिस्टम को समझ रहे हैं। 1028 सूक्त, मंडल की संख्या 10। कुल शाखाएं कितनी? तो याद रखेंगे क्या? 5, जिसमें 2 महत्वपूर्ण है, साकल शाखा और बाष्कल शाखा। और ये जो मंत्रों की रचना हुई है ये वैदिक संस्कृत में है। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन क्या बनेगा ये ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु क्या है? धर्म है। चूंकि एक धार्मिक लिटरेचर है, इसमें चर्चा देवी देवता की, उपासना पद्धति की, यज्ञ की महत्ता की विशेष रूप से चर्चा हुई। यदा कदा संदर्भ बस कभी किसी शासक का जिक्र हो गया तो कभी किसी सामाजिक अनुष्ठान या वर्ग और वर्ण व्यवस्था का जिक्र हो गया। ठीक है, अब हमें यहां पे ध्यान देने की जरूरत है, जो भी महत्वपूर्ण सूक्त है वहां से क्वेश्चन बनता है। दूसरा, ये तमाम जो मंडल है इसके राइटर कौन है, यहां से क्वेश्चन बनता है। अब ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या है 10। ठीक है, अब यहां पे ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट मंडल, फर्स्ट एंड 10th मंडल, याद रखिएगा ये नवीन मंडल है, यानी ऋग्वैदिक काल के अंतिम दौर की रचना। जब ऋग्वैदिक काल समाप्त हो रहा है तब की रचना है फर्स्ट और 10th। इसको ध्यान में रखना है कि इसके कोई एक राइटर नहीं है, ये मिश्रित मंडल है, यानी यहां पे एक एक ऋषि ने 100 मंत्रों की रचना की, इसलिए इसके राइटर को सतचीर्णः कहा गया। क्यों?
चूंकि कई ऋषियों की रचना और हर एक ऋषि के नाम 100 मंत्र, इसलिए क्या कहा गया, सच्चिरना कहा गया। ध्यान रखिएगा। दूसरा, आपका 2nd to 7th मंडल, ये बिल्कुल नवीन है, सॉरी ये प्राचीन मंडल है, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि ये 2nd से 7th मंडल एक एक ऋषि की रचना है। अलग अलग मंडल के रचयिता अलग अलग ऋषि हैं। कभी कभी क्वेश्चन सुमेलित करे पूछता है, या कभी पूछ सकता है किस मंडल के राइटर कौन। तो याद रखना है कि 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, ठीक है। 2nd मंडल के रचयिता कौन, गुत्समद ऋषि। 3rd मंडल विश्वामित्र। 4th मंडल वामदेव। 5th मंडल अत्रि ऋषि। 6th मंडल भारद्वाज और 7th मंडल वशिष्ठ, ठीक है। ये कभी कभी सुमेलित करे क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा। और यहां पे एक क्वेश्चन और बनता है, आपके सामने 2 और मंडल बचा हुआ है, 8th मंडल और 9th मंडल। याद रखिएगा 8th मंडल भी क्या है, मिश्रित मंडल है। ये किसी एक ऋषि की रचना नहीं, 2 ऋषि की रचना है, कान्व और अंगिरिश की रचना है। और 9th मंडल याद रखिएगा, ये 9वां मंडल महत्वपूर्ण इसलिए है कि ऋग्वैदिक काल का एक बहुत ही लोकप्रिय देवता हुआ करता था सोम, वनस्पति था जो धार्मिक पेय के रूप में था। सोम यज्ञ में सोम की आहुति होती थी, जिसका प्राप्ति स्थल था मुंजबत पर्वत। ये पूरा का पूरा 9th मंडल क्या कह सकते हैं, ये सोम देवता को क्या है, समर्पित है, ठीक है। चलिए यहां पे तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर क्वेश्चन बनेगा तो कहां से बनेगा, यहां पे एकदम ध्यान रखना है हर हाल में कि 1 और 10th क्या नवीन मंडल, 2nd to 7th क्या प्राचीन मंडल। 1 और 10th के राइटर को क्या कहा गया, सच्चिरना कहा गया। 9th मंडल सोम को समर्पित है। अब अगर देखें तो ऋग्वेद के कुछ महत्वपूर्ण सूक्त हैं, कुछ महत्वपूर्ण सूक्त है जो ऋग्वैदिक काल के विभिन्न फीचर्स की जानकारी देते हैं, विभिन्न प्रवृत्तियों की जानकारी देते हैं। वहां पे क्वेश्चन कहां से बनता है, ध्यान रखिएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, सर्वाधिक बार देखा जाए तो पुरुष सूक्त से क्वेश्चन पूछा गया। यह सामाजिक महत्व का सूक्त है, ठीक है। ऋग्वैदिक काल के शुरुआती दौर में आप देखेंगे जब आर्यों का भारत आगमन हुआ, वो श्रृंखला में आए, एक बार नहीं आए, कई बार उनकी शाखाएं आई। और जब आए तो वो बसे कहां, पंजाब क्षेत्र में बसे, सब संधा प्रदेश में बसे। यहां के लोगों को उन्होंने आर्य अनार्य कहा, अपने आप को क्या कहा, आर्य कहा, ठीक है। तो शुरुआती दौर में समाज 2 वर्गों में बटा, आर्य और अनार्य के रूप में बटा। बाद में एक अवधारणा डेवलप कर गई कि कोई भी काम है ही नहीं है, बुरा नहीं है, छोटा नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने रुचि और क्षमता के आधार पर किसी भी कर्म को चुन सकता है। लोगों ने अपने रुचि के हिसाब से कर्म को चुना, किसी ने पूजा पाठ पठन पाठन को चुना, किसी ने एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा के कर्म को चुना, किसी ने प्रोडक्शन के कर्म को चुना। तो क्या हुआ, इस गुण कर्म के आधार पे 3 क्लास का डेवलपमेंट हुआ। कौन, एक पुरोधा जिसने पठन पाठन पूजा पाठ को चुना, दूसरा योद्धा जिसने एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा के कर्म को चुना, और तीसरा विश्व जिसने उत्पादन कृषि पशुपालन शिल्प को चुना। इसका मतलब समाज में 3 वर्ग का आगमन हुआ। और ऋग्वैदिक काल के अंतिम दौर तक आते आते क्या हुआ, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में, यानी ये 10th मंडल का हिस्सा है, इसी में सर्वप्रथम क्या हुआ, चतुर्वर्ण व्यवस्था का जिक्र हुआ। यानी जो 3 वर्ग था वो 4 वर्ण में कन्वर्ट कर गया। यानी चतुर्वर्ण व्यवस्था का पहला जिक्र कब, पुरुष सूक्त में 10th मंडल में। यह ऋग्वैदिक काल की अंतिम रचना है, इसलिए ध्यान रखेंगे कि चतुर्वर्ण व्यवस्था का पहली बार जिक्र हुआ पुरुष सूक्त में। शूद्र शब्द का पहली बार जिक्र हुआ कहां, पुरुष सूक्त में। लेकिन यह चतुर्वर्ण व्यवस्था स्थापित कब हुआ, उत्तर वैदिक काल में। तो एक क्वेश्चन तो आपका बनता है, चतुर्वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख कहां, पुरुष सूक्त, किस मंडल में, 10th मंडल में। दूसरा याद रखिएगा जहां से आपका क्वेश्चन बनता है, एक आपने पढ़ा होगा कि ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। लड़कियों की शादी का उम्र मिनिमम 14 से 16 वर्ष निर्धारित था। लड़कियां स्वयं वर का चयन कर सकती थी।
विवाह एक धार्मिक कृत्य था जो देवता को साक्षी मानकर संपन्न होता था। ठीक है, कई प्रकार के वैवाहिक रिचुअल्स होते थे। ऐसे विवाह परंपरा का जिक्र किसमें हुआ है? ऋग्वेद के विवाह सूक्त, या ऋग्वेद के इसी को कहा गया क्या? सूर्या सूक्त। याद रखेंगे कि ऋग्वैदिक कालीन विवाह संस्था का जिक्र, वैवाहिक प्रक्रिया का जिक्र किसमें? ऋग्वेद के विवाह सूक्त में या सूर्या सूक्त में। ध्यान रहेगा। एक तीसरा जो महत्वपूर्ण सूक्त है, चूंकि हम जानते हैं ऋग्वैदिक काल में विधवा विवाह निषेध नहीं था, विधवा पुनर्विवाह होता था, या ऋग्वैदिक काल में नियोग प्रथा का प्रचलन था। यानी अगर किसी स्त्री का पति निसंतान मर जाए तो वैसी स्थिति में नियोग धर्म के तहत वो संतान उत्पन्न कर सकती थी। ठीक है, यानी उस दौर में सती प्रथा का प्रचलन नहीं है, विधवा पुनर्विवाह होता है, नियोग के जरिए संतान उत्पत्ति हो सकती है। इसके बारे में जानकारी किससे मिलता है? ऋग्वेद के मृत्यु सूक्त से। यानी इसी से पता चलता है कि ऋग्वैदिक काल में सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, विधवा पुनर्विवाह का चलन था। स्पष्ट है? एक और याद रखिएगा, ऋग्वैदिक काल के मनोरंजन का जो मुख्य साधन था वो क्या था? बहुत सारे मनोरंजन के साधन थे। शिकार था, घुड़दौड़ था, नौका विहार भी था, नृत्य संगीत भी हुआ करता था। लेकिन पासे का खेल बहुत ही फेवरेट खेल था उनका, जिसको आप जुआ भी कह सकते हैं। ठीक है, ऋग्वेद का एक सूक्त है अक्ष सूक्त। अक्ष का मतलब पासा भी होता है, अक्ष का मतलब घोड़ा भी होता है। इस अक्ष सूक्त से ऋग्वैदिक कालीन क्या मनोरंजन की जानकारी मिलती है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। पुरुष सूक्त पूछा है, विवाह सूक्त पूछा है, अक्ष सूक्त पूछा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछता रहा है। जैसे मैंने शुरू में ही बोला, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को लेखन कला की जानकारी नहीं थी। मौखिक परंपरा के आधार पर ज्ञान लंबे समय तक सुरक्षित रहा। गुरु ने अपने शिष्य को पढ़ाया और फिर शिष्य ने अपने नीचे वाले शिष्य को, अगर गुरु की भूमिका में है तो लंबे समय तक ज्ञान श्रवण परंपरा के आधार पर सुरक्षित रहा। यानी शिक्षा का स्वरूप क्या था? मौखिक हुआ करता था, और यादाश्त बढ़ाने के लिए, इंटेलिजेंसी को बढ़ाने के लिए गायत्री मंत्र के पाठ का विधान था। इस शिक्षा की परंपरा की जानकारी किससे मिलती है? याद रखिएगा, ऋग्वेद का एक सूक्त है मंडूकी सूक्त। इस सूक्त से ऋग्वैदिक कालीन शिक्षा का स्वरूप, श्रवण परंपरा पर आधारित शिक्षा, इंटेलिजेंसी बढ़ाने के लिए गायत्री मंत्र का पाठ इत्यादि के बारे में चर्चा हुई है। और एक क्वेश्चन और भी पूछता है कि ऋग्वैदिक कालीन या ऋग्वैदिक काल में नाट्य परंपरा की जानकारी किस सूक्त से मिलती है? नाट्य परंपरा, नाटक में क्या होता है? मंच पे एक पात्र दूसरे पात्र से क्या करता है? वार्तालाप करता है। तो ऋग्वेद का एक सूक्त कहलाता है संवाद सूक्त। अब इसी संवाद सूक्त में हम पढ़ते क्या है? शर्मा पनी संवाद पढ़ते हैं, या इसी में हम पढ़ते हैं यमी संवाद पढ़ते हैं। ठीक है, इसी में पढ़ते हैं क्या? उर्वशी पुरुरुवा संवाद पढ़ते हैं। इस संवाद सूक्त से क्या प्राचीन कालीन नाट्य परंपरा की जानकारी मिलती है। सूक्त और भी ढेर सारे हैं, जैसे सामान्य सूक्त, नासदीय सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, ठीक है, भिक्षु सूक्त, दान सूक्त, ढेर सारे सूक्त है। लेकिन अभी तक अगर आप देखेंगे क्वेश्चन का पैटर्न, तो लगभग इस एरिया से क्वेश्चन पूछता रहा है। इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? महत्वपूर्ण स्रोत। और ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछता है ऋग्वेद का पाठ करने वाला पुरोहित, ऋग्वेद के जानकार पुरोहित को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहते हैं? होता कहते हैं, होत्री कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है। चल नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला। नेक्स्ट अगर चर्चा करें तो ऋग्वैदिक कार्यों के भौगोलिक विस्तार की बात होती है। ठीक है, कि ऋग्वैदिक कार्य ऋग्वैदिक काल में भारत के किस क्षेत्र से वाकिफ थे? भारत का कौन सा क्षेत्र उनका निवास स्थान था? स्पष्ट है। जब हम ऋग्वैदिक काल के भौगोलिक विस्तार की बात करते हैं, जब ऋग्वैदिक काल के हम भौगोलिक विस्तार की बात करते हैं, तो ऋग्वेद में उल्लेखित हम नदियों की जिक्र करते हैं, नदियों की चर्चा करते हैं। ठीक है, एक नदी सूक्त है जिसमें 21 नदियों का जिक्र हुआ। ऐसे ओवरऑल ऋग्वेद में देखें तो 25 नदियों का जिक्र हुआ है। ठीक है,
ऋग्वैदिक आर्य उन नदियों की चर्चा करते हैं जिससे वो वाकिफ हैं, जिस क्षेत्र में उनकी एक्टिविटी है। तो हम देखते क्या हैं कि ऋग्वेद में अफगानिस्तान में बहने वाली नदी की चर्चा हुई है, कुब्बा, काबुल, कुर्मू, स्वास्तु इत्यादि की चर्चा हुई। ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश में बहने वाली नदी की चर्चा हुई है, ध्यान रखिएगा, जिसमें सिंधु की भी चर्चा हुई, झेलम की चर्चा हुई, ब्यास की चर्चा हुई, चिनाव की चर्चा हुई, ठीक है, जिसमें रावी की चर्चा हुई है, सरस्वती की चर्चा हुई है। ऐसे तमाम नदियों की चर्चा हुई। और नेक्स्ट देखते क्या है, सरस्वती से पूर्व में बहने वाली नदी, सरस्वती के पूर्व में बहने वाली नदी की चर्चा हुई है, जिसमें सरस्वती की सहायक दृश्यवती अपाया की चर्चा हुई, गंगा, यमुना, सरजू की चर्चा हुई है। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा कि ऋग्वैदिक काल में गंगा और यमुना की महत्ता स्थापित नहीं हुई, चूंकि ऋग्वेद में गंगा का जिक्र एक बार और यमुना का जिक्र मात्र 3 बार हुआ है, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन बनता कहां से है, याद रखिएगा, सप्त सैंधव प्रदेश में बहने वाली जो नदियां हैं, जिसमें हम सिंधु की बात करते हैं, जिसमें हम सरस्वती की बात करते हैं या रावी की बात करते हैं, ये 3 नदी से क्वेश्चन मुख्य रूप से बनता है। ध्यान रखिएगा, चूंकि ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन, सिंधु, सिंधु नदी को ऋग्वेद में नदी माता कहा गया है, यानी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन, तो याद रखिएगा कौन, सिंधु नदी। दूसरा, सेकेंड सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन, तो याद रखिएगा सरस्वती, चूंकि ऋग्वेद में सरस्वती को नदी तमा कहा गया है, क्वेश्चन पूछता है। और तीसरा, रावी, जिसको ऋग्वेद में पौरुषनी कहा गया, सरस्वती को याद रखिएगा घग्घर कहा गया है, पौरुषनी नदी का जिक्र बार बार होता है, क्वेश्चन पूछता भी है क्या, ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध दास राज्य युद्ध कहां हुआ, सुदास और संवरण के बीच, तो याद रखिएगा कि प्रसिद्ध दासराग युद्ध कहां हुआ, रावी नदी के तट पर हुआ। तो जब इन तमाम नदियों में से क्वेश्चन बनता है, तो यहां से क्वेश्चन बनता है क्या, पौरुषनी नदी से क्वेश्चन बनता है, सरस्वती से क्वेश्चन बनता है और सिंधु से क्वेश्चन बनता है। और इन तमाम नदियों को अगर आप देखें तो आपको लग जाएगा कि ये तमाम नदियां उत्तरी भारत और पश्चिमी, उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र की नदियां हैं। किसी भी नदी का जिक्र नहीं हुआ जो पूर्व की ओर बहती हो और दक्षिण की ओर बहती हो। इसका मतलब है आर्यों का मूल निवास स्थान कहां, उत्तर और पश्चिम क्षेत्र में था, कह सकते। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी भौगोलिक विस्तार को स्पष्ट करने के लिए कि ऋग्वैदिक आर्य भारत के किस क्षेत्र के निवासी थे, किस क्षेत्र में निवास करते थे, तो पर्वतों की भी चर्चा हो गई। ऋग्वेद में कुछ पर्वतों की चर्चा हुई, याद रखिएगा, एक हिमवंत है, दूसरा मुंजवंत है और तीसरा सीलवंत है। अब यहां पे 2 को ध्यान रखना है। हिमवंत तो हिमालय के लिए आया, ठीक है। मुंजवंत ये हिमालय की उत्तरी श्रृंखला के लिए आया। यही मुंजवंत है जहां से आर्य सोम की प्राप्ति करते हैं। अक्सर क्वेश्चन पूछता है आर्य सोम की प्राप्ति कहां से करते हैं, तो मुंजवंत पर्वत से करते हैं। और सीलवंत ये हिमालय की पश्चिमी श्रृंखला है, क्या, सुलेमान रेंज। अब इस पर्वत के उल्लेख को भी देखें तो कहीं भी पूर्वी हिमालय के पूर्वी श्रृंखला का जिक्र नहीं, दक्षिण के विंध्य पर्वत श्रृंखला का जिक्र नहीं। जिक्र क्या है, हिमालय के उत्तरी और पश्चिमी श्रृंखला का। मतलब स्पष्ट है कि आज उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र से वाकिफ हैं, वही उनके भौगोलिक विस्तार का क्षेत्र रहा होगा। कंफर्म। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक और चीज याद रखिएगा, ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद में समुद्र का भी जिक्र हुआ। अक्सर क्वेश्चन पूछता है, ऋग्वेद में समुद्र के लिए अनति शब्द आया है। दूसरी बात, कई जगह पे समुद्र का जिक्र हुआ है। पनियों के धन समुद्र की गर्त में है। सरस्वती नदी समुद्र में विलीन हो गई। रिबुपुत्र समुद्र में फंस गए, भृजुपुत्र समुद्र में फंस गए। अश्विन ने 100 चप्पुओं वाली नौका के सहारे उनकी जान बचाई। बार बार टर्म समुद्र आया, लेकिन किसी समुद्र विशेष का जिक्र नहीं है जैसे नदी का जिक्र था। इसका मतलब है ऋग्वैदिक आर्य, याद रखिएगा, वास्तविक समुद्र से
वाकिफ हैं? नहीं। ये सिंधु की चौड़ी जलधारा को ही समुद्र कहते हैं, ये वास्तविक समुद्र से वाकिफ नहीं है। इसका मतलब है कि समुद्री जो समुद्र का तटीय क्षेत्र है आर्य उस क्षेत्र से वाकिफ नहीं है। और कभी कभी क्वेश्चन पूछता है क्या ऋग्वेद में किसी रेगिस्तान का जिक्र है, मरुस्थल का जिक्र है? तो याद रखिएगा मरुस्थल के लिए ऋग्वेद में धन्व शब्द का उल्लेख हुआ और कहा गया कि पर्जन्य ने धन्व को पार किया। आंधी का देवता है पर्जन्य ने धन्व को पार किया, ये टर्म आया, लेकिन किसी मरुस्थल विशेष का जिक्र नहीं। मतलब स्पष्ट है कि आर्य मूल रूप से कहां के निवासी, तो आर्य मूल रूप से किस क्षेत्र से वाकिफ है, तो पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र से वाकिफ है। एकदम कंक्रीट ध्यान में रखने की जरूरत है। ऐसे ऋग्वेद में जिस आर्य जन का जिक्र हुआ, सप्त सैंधव प्रदेश में बसे हुए आर्य का जिक्र हुआ है, ठीक है, कि सप्त सैंधव प्रदेश में कौन कौन से आर्य निवास करते थे इसकी चर्चा हुई है। और उसमें सप्त सैंधव प्रदेश या फिर देखते क्या है कि चर्चा जो हुई वो सरस्वती और जमुना के बीच बसे हुए आर्यजन की चर्चा हुई। इससे भी पता चलता है कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहां, उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र रहा होगा। चलिए काफी हो गया। तो यहां पे ध्यान रखना है मुंजबत पर्वत, सोम की प्राप्ति का स्थल, क्वेश्चन पूछता है। रेगिस्तान मरुस्थल के लिए किस टर्म का उल्लेख हुआ, धर्म टर्म का उल्लेख हुआ, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब याद रखिएगा अगर हम क्वेश्चन पूछता है राजनैतिक स्थिति से, पॉलिटिकल कंडीशन से अगर क्वेश्चन पूछता है तो क्या क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले याद रखिएगा पॉलिटिकल यूनिट से क्वेश्चन बन सकता है। पॉलिटिकल यूनिट से क्वेश्चन बनेगा कहने का मतलब जैसे बेहतर शासन के लिए क्या है, पॉलिटिकल यूनिट जरूरी है। जब हम ऋग्वेद को पढ़ते हैं तो ऋग्वेद का जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल यूनिट है वो जन कहलाता है। और ऋग्वैदिक काल में कुल जनों की संख्या कितनी थी, 11 थी। ध्यान रखिएगा जन से छोटी इकाई को विष कहते हैं और विष से छोटी इकाई ग्राम और ग्राम से छोटी इकाई कुल परिवार, यही हुआ करता था। ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन बार बार जन से पूछता है, अगर पूछेगा तो जन से। कुल जनों की संख्या कितनी, 11। ये आधुनिक स्टेट के रूप में नहीं है, ये कबीलाई जन है। कई विष के समूह को जन कहते हैं, कई गांव के समूह को विष कहते हैं और कई परिवार के समूह को क्या कहते हैं, गांव कहते हैं। ध्यान रखिएगा एक चीज याद रखिएगा, विष का प्रधान विषपति, ग्राम का प्रधान ग्रामणी और कुल या परिवार का प्रधान कौन, कुलप या गृहपति। ठीक है। लेकिन अक्सर क्वेश्चन जो बनता है वो जन से बनता है। एक क्वेश्चन तो बनेगा क्या, जन कौन, 11। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण जन कौन, भारत। ठीक है। तीसरा, जन के प्रधान को क्या कहते हैं, जनस्य गोपा, क्या कहते हैं, गोप, क्या कहते हैं, राजन, क्या कहते हैं, पुराभेत्ता, पुरपति। ठीक है। यानी जन का जो प्रधान है उसका संबंध क्षेत्र से नहीं है, भू क्षेत्र से नहीं है, जन के प्रधान का संबंध पशुधन से है। इसलिए आप कह सकते हैं तत्कालीन दौर में क्या था, पशु ही जीविका का मूल आधार हुआ करता था। ठीक है। यानी राजा का संबंध क्षेत्र से कम, पशुधन से राजा का संबंध क्या था, ज्यादा था। इसीलिए कहते हैं तत्कालीन दौर में क्या रही होगी, कबीलाई व्यवस्था रही होगी या बड़ी व्यवस्था रही होगी, कह सकते। तो एक तो क्वेश्चन आपका बनता कहां से है, यहां से क्वेश्चन बनता है। दूसरा ध्यान रखिएगा अगर बात चले कि ऋग्वेद में क्या किसी शासक का जिक्र हुआ, क्योंकि ऋग्वेद का स्वरूप धार्मिक है, यदा कदा प्रसंगवश कुछ शासक का जिक्र हुआ है। ठीक है। यदा कदा चर्चा में किसी शासक की चर्चा हो गई, जिसमें हम देखते क्या है, अगर हम ऋग्वेद में राजा की चर्चा को देखते हैं तो राजा के रूप में मनु का जिक्र हुआ, लेकिन मनु राजा नहीं, बलि करता, यज्ञ करता, प्रथम मानव के रूप में। ठीक है। उसके बाद देखते क्या है, वृद्धाश्र की चर्चा हुई, यह भरत कुल का प्रथम शासक था। इसी का पुत्र कौन था, दिवोदास, इसकी भी चर्चा हुई है। और तब इसी का पुत्र कौन था, सुदास, इसकी भी चर्चा हुई। ठीक है। याद रखिएगा ऋग्वैदिक काल में कबीलाई व्यवस्था थी, राजा के रूप में समान में श्रेष्ठ का चयन होता था। राजा चयन की प्रक्रिया थी,
यानी राजतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं थी। लेकिन देखते क्या है, राजा राजा परिवार से आ रहे हैं, इसका मतलब व्यवस्था क्या हो गई, राजतंत्रात्मक हो गई। यानी पहले चयन की व्यवस्था और बाद में क्या, वंशानुगत राजतंत्र का आगमन हो गया। अक्सर क्वेश्चन पूछता है ऋग्वैदिक कालीन शासन प्रणाली के बारे में, तो याद रखिएगा क्या, राजतंत्रात्मक। दूसरा, राजा के बारे में पूछे तो यहां से क्वेश्चन अक्सर पूछता है सुदास से। क्यों पूछता है, याद रखिएगा, यही शासक है जिसके काल में दास राज्य युद्ध हुआ। क्वेश्चन खूब पूछता है, कहां, रावी नदी के तट पर, किसके किसके बीच, भरत जन और पुरुजन के बीच। ठीक है, क्यों, याद रखिएगा, पुरोहित के कारण युद्ध। चूंकि भरत जन ने विश्वामित्र को छोड़कर वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना लिया। पुरु के कौन पुरोहित, विश्वामित्र। ठीक है, और इस संघर्ष में पुरुजन के साथ पंचजन हुआ करता था और भरत के साथ पृथ्सु हुआ करता था। कहते हैं 10 से अधिक शासकों ने इसमें भागीदारी निभाई और अंतिम जीत किसकी हुई, भरत जन सुदास की जीत हुई। तो क्वेश्चन अक्सर पूछता है युद्ध क्यों, पुरोहित के कारण। यानी भरतों ने विश्वामित्र के स्थान पे वशिष्ठ को अपना पुरोहित माना, संघर्ष हुआ और संघर्ष में किसकी जीत, भरत जन की जीत। ये आपका क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला याद रखिएगा, यह ध्यान रखना है कि इस काल में जो राजा है ये कबीलाई मुखिया के रूप में है। ठीक है, राजा कबीलाई मुखिया के रूप में है। और यह भी ध्यान रखिएगा, राजपद क्या है, वंशानुगत है। राज्य व्यवस्था का स्वरूप क्या है, राजतंत्रात्मक है। राजा का कार्य क्या है, जन की रक्षा करना, युद्ध का नेतृत्व करना और लूट के माल का वितरण करना। राजा के कार्य ज्यादा है, अधिकार सीमित है, अधिकार बिल्कुल नहीं के बराबर। क्यों, राजा को नियमित टैक्स लागू करने का राइट नहीं है, चूंकि टैक्स की गुंजाइश नहीं बनती। जीविका का आधार पशुपालन है, कृषि नहीं है, कृषि सीमित रूप में मौजूद है। दूसरी बात, राजा के पास कोई नियमित सैन्य बल नहीं है। राजा के पास कोई नियमित सैन्य बल नहीं है, इसलिए कि उसकी भी गुंजाइश नहीं। राजा दंड से परे भी नहीं है। राजा भूक्षेत्र का मालिक नहीं बल्कि संरक्षक है। राजा कानून निर्माता नहीं, राजा कानून का रक्षक है। राजा स्वयं भी दंड से परे नहीं है। तत्कालीन दौर में जो जन संस्था है, सभा और समिति, वो राजा को पदच्युत कर सकती है। इसका मतलब है कि राजा का जो कार्य है ये तो स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन राजा का जो अधिकार है ये क्या है, राजा का अधिकार सीमित है। ठीक है, अब देखना है कि राजा अगर प्रशासन का कार्य करता है, चूंकि राजा का चयन इसी आधार पे होता है कि वो समाज में श्रेष्ठ हो, जिसमें युद्ध के नेतृत्व करने की क्षमता हो, जो परंपरा का ज्ञाता हो, वही राजा के रूप में चयनित होता था और बाद में क्या हो गया, वंशानुगत हो गया। क्वेश्चन अक्सर पूछता है राजा के सहयोगी संस्था से, यानी एडमिनिस्ट्रेशन में राजा को सपोर्ट कौन कर रहा है। तो याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री की भूमिका में कौन, पुरोहित। यही राजा का मित्र है, राजा का परामर्शदाता है, राजा का क्या है, सलाहकार है। क्वेश्चन पूछता है, एक अधिकारी है जिसका नाम है सेनानी, ये राजा की अनुपस्थिति में क्या करेगा, युद्ध का नेतृत्व करेगा। ठीक है, तीसरा जहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है, न्यायवादीन या ग्राम्यवादीन, ये क्या है, ये गांव के कानून का जानकार है, वैदिक परंपरा का जानकार है, वैदिक रिचुअल्स का जानकार है। ध्यान रखिएगा, एक अधिकारी जिसका नाम है ब्राजपति, ये चारागाह का हेड है। क्वेश्चन ब्राजपति से भी पूछता है, न्यायवादीन ग्रामवादीन से पूछने का चांस है। और याद रखिएगा, उपस्थि, अस्पस या इम्य, ये राजा का व्यक्तिगत कर्मचारी है, राजा का दूत है, ये गुप्तचर के रूप में भी काम करता है। क्वेश्चन ये कई बार पूछा है, उपस्थि, खासकर अस्पष्ट से क्वेश्चन पूछा है, ये राजा का दूत है, ये पर्सनल असिस्टेंट है, व्यक्तिगत कर्मचारी है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं, है ना। अब अगर हम इस काल के सैन्य व्यवस्था की बात करें, सैन्य प्रशासन की बात करें, तो ध्यान रखिएगा कि अगर सैन्य व्यवस्था से क्वेश्चन पूछता है तो याद रखना इस काल में राजा के पास कोई रेगुलर आर्मी नहीं है, क्योंकि
राजा की इनकम का कोई स्पष्ट स्रोत नहीं है कि वेतनभोगी सेना वो खड़ी करे। लेकिन राजा क्या करता है, चूंकि इसका दायित्व है जन की रक्षा करना, तो राजा युद्ध काल में क्या करता है, पब्लिक मलेशिया तैयार कर लेता है। ध्यान है, यानी जन के युवा लोगों को मिलाकर एक आर्मी खड़ी करता है और संघर्ष करता है। संघर्ष समाप्त, आर्मी समाप्त। कहा जाता है कि गण, बरात और सर्ग जैसी क्या कबीलाई टोलियां क्या करती है, युद्ध में राजा की सपोर्ट करती है। तो यहां ध्यान रखिएगा, गण, बरात और सर्ग विवाद का मुद्दा है। कुछ इतिहासकार कहते हैं ये गिल्ड सिस्टम था, नहीं, ये कबीलाई टोली थी जो युद्ध के टाइम राजा को क्या करती है, युद्ध में सपोर्ट करती है। तो ध्यान रखिएगा, नियमित आर्मी नहीं, क्या है, पब्लिक मलेशिया है। जन के युवा लोगों के मदद से वो एक आर्मी खड़ा करता है और संघर्ष करता है। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन कहां से बनेगा, क्वेश्चन बन सकता है राजस्व प्रशासन से। राजस्व प्रशासन से क्या क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखिएगा। अब कहा जाएगा क्या राजा के लिए कोई रेगुलर टैक्सेशन सिस्टम है, नहीं, राजा के पास कोई रेगुलर टैक्सेशन सिस्टम नहीं है। नियमित कराधान व्यवस्था नहीं, कर लागू करने का राइट नहीं। क्यों, क्योंकि जीविका का मुख्य साधन पशुपालन, कृषि सीमित रूप में, इसलिए टैक्स वसूलने की गुंजाइश नहीं। तो राजा की इनकम का स्रोत क्या है, तो याद रखना है इस काल में राजा के इनकम का जो स्रोत है दो है। एक टर्म आता है बलि, ये बलि का मतलब होता है क्या, उपहार, जन के लोगों से मिलने वाला उपहार जो राजा को मिलता है, फल फूल पशु, ये राजा की इनकम का साधन है। दूसरा क्या, लूट के माल की हिस्सेदारी, यही राजा की इनकम का क्या है, साधन है। ध्यान रखिएगा। अब अगर हम नेक्स्ट देखें तो अब क्वेश्चन क्या बनता है, राजस्व प्रशासन हो गया। अब अगर देखिएगा न्याय प्रशासन, यहां से आपका क्वेश्चन कभी कभी पूछा गया। न्याय के लिए ऋग्वेद में धर्मन शब्द का उल्लेख हुआ। ठीक है, दूसरा चीज याद रखिएगा, इस काल में जो कानून का जानकार है वो कौन है, न्यायवादीन, या इसी को कहते हैं ग्राम्यवादीन। ठीक है, कानून के जानकार को न्यायवादीन, कानून के जानकार को क्या कहेंगे, ग्राम्यवादीन। कानून का स्रोत कौन है, जनता की संस्था, सभा, समिति, पुरोहित, परंपरा, यही कानून का स्रोत है। ठीक है, यानी कानून क्या है, नवीन नहीं, कानून परंपरागत है। इस काल में सबसे बड़ा जो अपराध है, खूब क्वेश्चन पूछा है, सबसे बड़ा अपराध पशु चोरी, चूंकि पशु ही पहचान का आधार है। राजा के लिए गोप शब्द का उल्लेख, गोपना शब्द का उल्लेख, तो सबसे बड़ा अपराध क्या, पशु चोरी, यही सबसे बड़ा अपराध है। अन्य छोटे मोटे अपराध भी है, लेकिन सबसे बड़ा अपराध पूछता क्या है, तो पशु चोरी। अगर हम दंड प्रावधान की बात करें, देश निकाला भी हो सकता है, अंग भंग भी हो सकता है, लेकिन खासकर देखते क्या है, बदला चुकाने की प्रवृत्ति, बदला चुकाने की प्रवृत्ति, आर्थिक दंड। चूंकि ऋग्वेद में सतदम शब्द का उल्लेख हुआ है, बरदेय शब्द का उल्लेख हुआ है। ठीक है, सतदम का मतलब क्या होता है, एक मनुष्य का कीमत 100 गाय के बराबर। ठीक है, बरदेय बदला के लिए टर्म आया, यही क्या है, तत्कालीन दौर में दंड प्रावधान के अंतर्गत है। पॉलिटिकल कंडीशन में एक चीज और ध्यान रखिएगा, अक्सर क्वेश्चन पूछता है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से, और याद रखेंगे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की जब हम बात करते हैं तो ऋग्वैदिक कालीन सबसे पुरानी संस्था विदत की बात करते हैं, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में 122 टाइम्स हुआ। यह ऋग्वैदिक कार्यों की प्राचीनतम संस्था है, जिसका कार्य सामाजिक और सांस्कृतिक है। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ऋग्वेद में 2 पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की बात होती है, एक सभा और दूसरा समिति। ध्यान रखिएगा, अक्सर क्वेश्चन पूछता है क्या सभा के मेंबर स्त्री हो सकती है, बिल्कुल क्लियर है। सभा का मेंबर कौन होगा, जन का वयोवृद्ध स्त्री और पुरुष दोनों, यानी जन के बुजुर्ग स्त्री और पुरुष दोनों क्या होंगे, सभा के मेंबर होंगे। ध्यान रखिएगा, सभा की अध्यक्षता राजा नहीं करेगा, सभा की अध्यक्षता जब भी करेगा सभापति करेगा। ध्यान रखिएगा। तीसरी बात,
सभा के पुरुष मेंबर को क्या कहते हैं? सभे या विप्र कहते हैं। और सभा के स्त्री मेंबर को क्या कहते हैं? सभापति कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। और सभा का कार्य क्या है? सभा का कार्य क्या है? राजनीतिक सांस्कृतिक नियमों का निर्माण करना, लोगों को नैतिकता की शिक्षा देना, परंपरा की शिक्षा देना, राजा की निरंकुशता पर अंकुश रखना। दूसरा, इसका उल्लेख ऋग्वेद में 8 बार हुआ है। समिति का उल्लेख ऋग्वेद में 9 बार। दोनों में फर्क है। समिति का मेंबर कौन होगा? याद रखिएगा, जन के वयस्क स्त्री और पुरुष दोनों, यानी सभा बुजुर्गों की टोली है, समिति क्या है? जन के वयस्क स्त्री पुरुष समिति के मेंबर होंगे, मतलब आकार में बड़ी संस्था है। और समिति के सदस्य को क्या कहा गया है? ईशान कहा गया है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनता है। और एक चीज और याद रखिएगा, समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? राजा करेगा। सभा की अध्यक्षता सभापति करेगा, राजा की उपस्थिति अनिवार्य नहीं। लेकिन समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? समिति की अध्यक्षता राजा करेगा। और समिति का कार्य क्या? जिस प्रकार सभा का कार्य है, उसी प्रकार समिति कानून निर्मात्री संस्था के रूप में राजा की निरंकुशता पर अंकुश रखने का कार्य करता है। ठीक है, तो आज आपका ये पूरा एरिया पॉलिटिकल कंडीशन तक हुआ। कल अगर होगा तो कल ये पूरा मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा, सोसाइटी को, इकोनॉमी को और रिलीजन को, जहां से आपका क्वेश्चन बनता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि मैंने जिस मुद्दे पे चर्चा की, लगभग आपका प्रश्न वहीं से पूछा जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये क्लास रेगुलर कंटिन्यू, एक क्लास चलता रहेगा। ठीक है, एक चैप्टर में एक दिन या अधिक से अधिक 2 दिन का टाइम लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।